तो अब हम राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ अन्य नियम और प्रावधान देख लेते हैं। देखो, आप सीधा सीधा लिखते भी चलो, फिर जो समझाने की बात आएगी उसको समझाएंगे। लिखो, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य नियम या प्रावधान। लिखो इसमें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1992 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के अनुसार, इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, अपन ने मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा, चलो कोई बात नहीं, के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य नियम भी बनाए हुए हैं। कौन कौन से नियम हैं, या इसमें सीधा लिखो, जो कि निम्न अनुसार है। नंबर 1 लिखो, 1 नंबर नहीं, वैसे लिखो एरो निशान लगा के। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में सबसे पहले एक कोटा निर्धारित कर लिया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक का है। 50% से अधिक का है, या 50% से अधिक मतों का निर्धारित है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए, अब ये संविधान की बात नहीं है, ध्यान रखना, अब ये इन अधिनियम और नियमों की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला निर्धारित है। फॉर्मूला क्या है? डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या में किसका भाग देंगे? जितने स्थान रिक्त हैं, यानी कुल रिक्त स्थानों की संख्या, कुल रिक्त स्थानों की संख्या, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या भाग में कुल रिक्त स्थानों की संख्या प्लस में 1। भाई जितने वैध मत डल रहे हैं उतने, और वहां पर कुल रिक्त स्थानों की संख्या, तो राष्ट्रपति का पद कितना? 1 है, तो 1 में 1 और जोड़ दो, प्लस 1, यानी 2 का भाग हो जाएगा। ये आनुपातिक का नियम है। राज्यसभा का है तो फिर वहां जितने रिक्त पद है वहां यहां एक, या तो एक ही पद है, राज्यसभा के चुनाव भी इस तरह ही होते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे, तो वहां इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहां पर राष्ट्रपति 1 ही चुना जाना है, तो 1 + 1 2 हो गया, और इसमें फिर +1, जो आंसर आएगा उसमें +1, यानी साधारण सा अर्थ ये हो गया, जितने वोट पड़ेंगे उसमें 2 का भाग दे दो और जो आंसर आए उसमें 1 जोड़ दो। लेकिन अपने को ये लिखना है, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या भाग में कुल रिक्त स्थानों की संख्या +1, और जो भागफल आए उसमें +1। ये इसका तरीका है। तो आधे से 1 ज्यादा हो गया। आगे लिखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, ये ऐसे कैसे लिख लेना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर, एक निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी भी कह सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी राज्य में भी होते हैं। तो निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर जिसका कार्यालय नई दिल्ली में हो, उसकी नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी करके की जाती है। फिर एक लाइन को रिपीट कर लो इसको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत, क्योंकि नियम दोनों के इकट्ठे ही बने हुए हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से। भाई चुनाव कब होंगे ये भारत सरकार तय करेगी, मंत्रिपरिषद तय करेगी, ये मान लो ना, सब कुछ तो वही करती है। एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, एक रिटर्निंग ऑफिसर जिसका कार्यालय नई दिल्ली में हो, उसकी नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा कि फला व्यक्ति एक इसका रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अधिसूचना जारी करके इस निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, परंपरा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति से
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति से लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में या रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा बनी हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव है उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में अब की बार कोई बन गया जैसे लोकसभा का, तो अगली बार बनेगा राज्यसभा का। इससे उल्टा उपराष्ट्रपति के चुनाव में होगा, जो अब की बार अगर लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का महासचिव राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर है, तो अब की बार राज्यसभा का महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर उपराष्ट्रपति के चुनाव में बनेगा। तो ये है, ये बारी बारी से ऐसी परंपरा बनाई हुई है। परंपरा ध्यान रखना टूट भी सकती है, अगर कोई कानून है तो उनका उल्लंघन नहीं होता, परंपराओं का उल्लंघन हो भी जाता है, लेकिन ये साधारणतः इस मामले में नहीं होता है, मान ही लेते हैं। बाकी परंपरा को तोड़ दे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। बहुत सी परंपराएं हम देखते हैं राज्यपाल के पद को लेकर बनी हुई है, फिर भी केंद्र सरकार कई बार अपने उस राज्यपाल के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका गलत फायदा भी उठा लेती है। कोई भी सरकार हो, ऐसे हमारा इतिहास ये सब चीजें बताता है हमें। तो लिखो। अच्छा, ये एक बात ये भी दिमाग में आती होगी कि ये महासचिव कौन होते हैं लोकसभा। ये कोई लगभग, ये मान लो कि आप जो स्थायी कार्यपालिका हमारी होती है, आईएएस वगैरह जो होते हैं, तो उनको ही महासचिव बनाया जाता है। तो ये परमानेंट जो हमारी नौकरशाह है वो होते हैं स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति से लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो आगे लिखो। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, इसलिए 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। इसीलिए 2022 में वापस फिर से राज्यसभा के महासचिव श्रीमान पीसी मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव थे जिन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, राज्यसभा के महासचिव थे। 2022 में वापस फिर राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ठीक इसका उल्टा होता जाएगा। जिस चुनाव में लोकसभा का था उसी चुनाव में उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का महासचिव हो जाएगा। आगे वो बदलेगा तो उसका बदल जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब हेडिंग डालो प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक, आप सोच रहे होंगे कि वो तो बात अभी तक आई नहीं है जिसके लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए इतने लालायित होते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होता है। तो वो भी अब पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि कैसे दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव कैसे होता है, तीसरे के आधार पर कैसे होता है। हेडिंग डालो प्रस्तावक और